नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बात देवभूमि की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सत्ता पक्ष की कुंडली में इस समय शनि काल चल रहा है, क्योंकि मुसीबत है कि बैक टू बैक आती जा रही है। घोटाले, आपदा और अब शराब कांड। लेकिन ये शराब कांड नया नहीं है। तो आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे, क्योंकि 3 साल में तीसरा शराब कांड है और नजीर एक भी नहीं। 2019 में हरिद्वार के भगवानपुर गांव से 39 अर्थियां निकली। इस घटना ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों को अंदर तक झकझोर दिया। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद देहरादून के एक गांव में तुरंत जहरीली शराब का तांडव एक बार दोबारा देखने को मिला। और आज एक बार फिर हरिद्वार की पथरी गांव में इसी जहर की जद में यह गांव पहुंचा हुआ है। कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दोषी प्रधान पति को पाया गया है, कईयों पर गाज गिरी है। पर सवाल है कि प्रहार क्या सही दिशा में किया गया है? सवाल है क्योंकि आबकारी विभाग खुद सीएम धामी के पास है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए कुछ मेहमान मौजूद हैं। हनी पाठक हमारे साथ में मौजूद हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आप भारतीय जनता पार्टी की ओर से। हनी जी, बहुत स्वागत है आपका। लखपत बुटोला जी हमारे साथ हमेशा से जुड़ते रहते हैं, एक बार फिर से उनका स्वागत है। लखपत जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता हैं और अहम जिम्मेदारी भी कांग्रेस की तरफ से उनके पास में है। भगीरथ शर्मा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भगीरथ जी, बहुत स्वागत है आपका और क्षमा याचना के साथ स्वागत है, क्योंकि हो सकता है अंतिम में या हो सकता है मध्य में आपकी जरूरत पड़े। शुरुआत करेंगे हनी पाठक जी के साथ में। हनी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या कार्रवाई जो अभी तक अमल में लाई गई है उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, पूरी तरीके से। मैं ही क्या, पूरी जनता संतुष्ट है। पूरी जनता संतुष्ट है, पूरा उत्तराखंड की कार्रवाई संतुष्ट है। त्वरित कार्रवाई की गई है। एसआईटी की टीम को गठित कर दिया गया है, 9 अधिकारी को कर दिया गया आबकारी विभाग से, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, एसओ भी सस्पेंड किए गए हैं और लगातार गिरफ्तारी हो रही है। इवन हमारे जिनकी वाइफ चुनाव लड़ रही थी, उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है और 302 का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सारी चीजें क्या कार्रवाई में नहीं आती हैं? पूरा ये देखिए कि कार्रवाई कितनी त्वरित ली गई है। कार्रवाई में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरती गई है। जैसे ही मामला संज्ञान में धामी जी के आता है, इन्होंने तुरंत कार्रवाई की गई है और कहीं भी कोई भी ऐसी चीजें नहीं छोड़ी गई है जिससे कि उत्तराखंड की जनता ये कह दे कि इसको कहीं से भी काटा गया है या किसी को बचाने की कोशिश करी गई है। तुरंत की तुरंत ये सारी घटना को अंजाम जिन जिन लोगों ने दिया गया था उनको सस्पेंड किया गया है और तुरंत एसआईटी की जांच भी बैठा दी गई है। बिल्कुल, एसआईटी की जांच बैठा दी गई है। 2019 में भी एक एसआईटी की जांच बैठाई गई थी हनी जी, लेकिन आरोपियों का क्या हुआ? बाद में कानून का दांव पेच लेकर के तो वो बाहर आ गए थे। एसआईटी की जांच आपने दोबारा बैठा दी है। देखिए, ऐसा है, कानून जो भी काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो कानून पे कानूनी कार्रवाई कर ले। अगर विपक्ष को किसी भी चीजों से आपत्ति हो रही है, संतुष्टि नहीं हो रही है, तो अगर मैं विपक्ष पर अभी तक आई ही नहीं हूँ। मैं विपक्ष पर अभी तक आई ही नहीं हूँ हनी जी। मैं विपक्ष पर अभी आई ही नहीं हूँ। सवाल जवाब सिर्फ आपसे हैं। आपने एसआईटी की गठन की बात करी है, तो एसआईटी का गठन 2019 में जब 39 अर्थियां उठी थी गांव से, उस दौरान भी किया गया था और उस दौरान सुखविंदर और उसके बेटे हरदीप सिंह को जो है गिरफ्तार किया गया था। लेकिन कुछ टाइम के बाद में उनकी वो जेल से छूट जाते हैं। तो इस तरीके के एसआईटी के गठन का क्या फायदा है? मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, अगर आप इन लोगों की जगह में होती तो क्या आपको एसआईटी के गठन का लाभ समझ में आ जाता? क्या अगर दोषी छूट रहे हैं? जवाब देना चाहूंगी। ऐसा है पूजा जी, जो गठित की गई थी कार्यवाही, उसमें कहीं भी ढिलाई अगर हमारी तरफ से बरती गई है तो सवाल पूछना आपका लाजमी है। लेकिन हमने जो कार्यवाही करी गई उसमें हमने गिरफ्तारी करवाई है उनकी। उसके बाद जो उन्होंने कानूनी दाव पेच खेले हैं उस पे किसी का जोर नहीं है। उस पे हमारा जोर भी नहीं चलता और उस पे किसी और का भी जोर नहीं चलता है। तो आप अगर ये कहेंगी तो इससे मैं एकदम किसी भी चीजों में सहमत नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि जांच के दौरान जो भी कार्रवाई हुई लेते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। वो आपकी बात से कितने सहमत हैं वो भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। हमने करवाया ना, लखपत जी, आपका काउंटर भी है और आपसे मेरा सवाल भी है कि आप हनी जी की बात से कितना संतुष्ट हैं, विपक्ष कितना संतुष्ट है, ये जानना जरूरी है।
देखिए पूजा जी, आपके चैनल पे पता चल रहा है कि सरकार का काम एसआईटी की जांच कराना, उसको न्यायोचित ले जाना और सजा दिलाना तक होता है। हम्म। केवल एसआईटी का गठन करके खाना पूर्ति करना नहीं होता है। हम्म। मैं एक चीज कह सकता हूँ पूजा जी, ये देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि का हमारा मुख्य द्वार है। लेकिन क्योंकि सरकार शराब प्रेमी है, खनन प्रेमी है, ये तीसरा उत्तराखंड में सबसे बड़ा घटना है शराब की इस तरह की। और 2 बार भी इन्होंने पहले एसआईटी का गठन किया और इससे बड़ी घटनाएं हुई हरिद्वार में। फिर स्तरीय पंचायतों से लेकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक इनके लोगों की संख्या बहुत वो है, राज्य में सरकार है। उसके बावजूद भी विपक्ष पे ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, तो मुझे हंसी आने के अलावा इस दुख की घटना में जो आपने इतना महत्वपूर्ण विषय रखा है, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि सरकार जांच बिठाए, बहुत अच्छी बात है, स्वागत किया जाता है। लेकिन जांच को निष्कर्ष तक ले जाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। दोषियों को सजा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है। उसे जवाबदेही से सरकार नहीं बच सकती है। और ये पिछली 2 जांच एजेंसियों की रिपोर्टिंग क्या है, कितने लोगों को सजा मिली है और किन किन लोगों पे कार्रवाई हुई है, ये बताया जाना चाहिए। या केवल जांच इस तरह की होती कि जिस तरह से हल्ला किया गया NH-74 का, और उसके बाद उन्हीं अधिकारियों को पहले काम ने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री जी के खास बनते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री जी के खास बनते हैं और पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की लूट मचाते हैं। क्या इसी तरह की जांच की जाती है? मैं ये कह सकता हूं कि हरिद्वार की घटना बहुत दुखद है और ये जिस तरह से भाजपा के शासनकाल में देवभूमि कलंकित हो रही है, ये बहुत दुखद है। और जिस तरह से इन्होंने मोबाइल बैन से घर घर शराब ले जाने का काम किया है, इसकी परिणति है। यही ये सरकार है जिस सरकार ने उत्तराखंड में मोबाइल बैन लगाया शराब बांटने के लिए घर घर। और ये सरकार कहती है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत पारदर्शी काम करते हैं, बहुत लोगों के लिए सुशासन ला रहे हैं, हम बहुत हिंदुत्व की बात करते हैं, हम अपने रीति पर चलने के लिए आगे प्रतिबद्ध है। जिस तरह की घटनाएं इस प्रदेश में हो रही हैं, ये मुझे लगता है कि ये बातें पहले अन्य प्रदेशों में सुनाई देती थी। शांत प्रदेश है, देवभूमि है, यहाँ न शराब का जगह है, न शराब के प्रति किसी तरह के लोगों की मानसिकता है। लेकिन इस सरकार ने पिछले 6 सालों में जिस तरह से उत्तराखंड को शराब प्रदेश बनाने का काम किया, घर घर हरिद्वार ऋषिकेश के अंदर तक, पहले ऋषिकेश में शराब की दुकानें नहीं होती थी, लेकिन आज आप देखोगे कोडियाला में शराब की दुकान खोल दी है, ये बाईपास में चले जा शराब की दुकानें खोल दी। ऋषिकेश तक तो इन्होंने नहीं छोड़ा शराब की दुकान खोलने से। सरकार से उम्मीद नहीं की जा सकती है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि विपक्ष जिन बातों को लेकर सवाल उठा, उस पर जवाब दिया जाए। अच्छा, आप कहते थे कि हम बहुत भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जिस तरह से विधानसभा के अंदर से लेकर हर नौकरी में भ्रष्टाचार लिखते हैं, उस पर क्या जवाब देंगे? आप केवल ये कहेंगे कि हाकिम सिंह को हमने केवल कार्रवाई के लिए जेल डाल दिया, 6 महीने 2 महीने बाद बाहर निकल जाएगा, तो आप कहेंगे कि हमने अपने खानापूर्ति पूरी कर दी है। लखपत जी के इस सवाल से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। देखिए, अभी हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव की तारीखें तय हैं पहले से ही, और हमें ये पता है कि पंचायत चुनावों में अमूमन शराब की खपत बढ़ जाती है और उसके लिए किसी न किसी तरह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कि इस तरह की गतिविधियों से बचा जा सके। आखिरी में जब इतनी जानें चली जाएं, आप गिरफ्तारियां कर लें, गिरफ्तारी सिर्फ उस अभियुक्त की हो जाए, जब उसने स्टोर किया तब आपके लोग कहां पर थे? क्या उस क्षेत्र में पहले से गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जा रही थी? पता है क्षेत्र के अंदर जब पंचायत चुनाव होने हैं। जी, मैं बात शुरू करती हूँ। लखपत बुटोला जी की बातों का मैं एक एक करके जवाब देना शुरू करती हूँ। बुटोला जी शायद भूल रहे हैं कि डेनिस रावत किसका नाम था और किसने शराब की, किसके ऊपर शराब बेचने और खपत करवाने और चीजों का ठप्पा लगा था। मेरे से बेहतर ना सही जानकारी शायद इनको विपक्ष में मेरा सुनना अच्छा नहीं लगेगा, तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा जी इनको अच्छा जवाब देंगे, जो कि काबिले तारीफ चैनलों पे झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए पूजा जी, जो चैनलों पे झूठ बोलकर जानकारियां नहीं जुटाते, मैं कहता हूँ डेनिस क्यों नहीं रोकी गई? आज क्यों डेनिस बेची जा रही है? क्यों कार्रवाई नहीं की गई? गलत बोलोगे इंटरप्ट करूंगा मैं। आप एक चीज सुन लीजिए, आप गलत बातों को चैनल पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ये बताइए डेनिस में इतनी दिक्कतें क्यों बेची जा रही? आज डेनिस क्यों बिक रही, क्यों बेची जा रही डेनिस? आप मिली हुई, आपकी सरकार मिली हुई ना, आपकी चैनल आप मिले हुए, डेनिस पे कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? मैं पूछना था, कार्रवाई करने कौन आए? पाकिस्तान आएगा यहाँ?
ना कोई दूसरी पार्टी है। सुनिए, आप सत्ता में है 6 साल से, डेनिस पे कार्रवाई कौन करेगा? डेनिस आज क्यों बीच रहेगी? चैनलों पे इतनी झूठ बोलने की बात कर रहे हैं आप, तो नहीं, आपने डेनिस की बात छेड़ी। मैं पूछना चाह, कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्यों आज डेनिस मार्केट में बेची जा रही? क्यों कार्रवाई नहीं की 6 साल में डेनिस पे? इस पर जवाब दीजिए आप। क्या कार्रवाई आपने डेनिस पे की है? इस पे कार्रवाई करने कोई दूसरी सरकार आएगी, कोई दूसरी पार्टी आएगी? आप सरकार में है, सत्ता में है, और इस तरह के अनर्गल बातें कहते हो चैनल पे। आप लोगों को सोचना चाहिए कि आज हम 6 साल से सत्ता में, यदि किसी तरह की गलत बातें हो तो उसको जेल डालने का काम करते, यदि राष्ट्रपति ने गलत किया तो उस पर कार्रवाई करने का काम करते। आज भी डेनिस बेची जाती है और कई राज्यों में डेनिस बेची जाती है। इससे सरकार किसके शराब आपको पता नहीं है? केवल चैनलों पे झूठ कह करके लोगों को भड़काने का काम करते हैं। और लेकिन लखपत जी, मैं ये समझना चाहूंगी, डेनिस का जिक्र ही उन्होंने किया था कि आपने मुद्दा कैच कर लिया और तुरंत आप प्रहार करने लग गए। दुखती रख पकड़ ली क्या? दुखती रख पकड़ ली पूजा जी, दुख इस बात का होता है कि एक सत्ताधारी पार्टी 6 साल से सत्ता में और 2/3 बहुमत लेके सत्ता में है, और उसने डेनिस पे क्या कार्रवाई की? आज क्यों पता नहीं क्या डेनिस किसकी है? कौन जवाब दे? पाकिस्तान से आएगा कोई? अफगानिस्तान से आएगा पता करने? इस पे कार्रवाई करने कौन आएगा? इन्हें झूठ बोलते चैनलों पे जो झूठ कहते हैं। मैं पूछना चाह, आज किस क्यों बेची जा रही? आपके विश्लेषक बैठे हो चैनलों पे, वो बताएंगे आपको सही जानकारी लेके आएंगे। ये जो झूठ बढ़ाते चैनलों क्या आया करो चैनलों पे, ज्ञान बढ़ा के। ये झूठी बातें नहीं चलेंगे चैनल पे, जो मर्जी आती। हनी जी, भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखिए। भ्रष्टाचार कायम होगा। हनी जी, भाषा को थोड़ा सा मर्यादित रखिए, थोड़ा सा मर्यादित रखिए। मैं आपको अवसर दे रही हूँ, पूरा अवसर दे रही हूँ कि आप अपनी बात रखें। लखपत जी, अब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए, क्योंकि सवाल किया है तो सवाल का जवाब भी सुनना पड़ेगा। बताना पड़ेगा सवाल, ठीक है, आपने सवाल किया है ना लखपत जी, आपने सवाल किया है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। अनपढ़ आदमी, इसको मैं अनपढ़ आदमी कहूंगी, जिसको यही नहीं पता है कि जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरे को चुप होना पड़ता है। सत्ता पक्ष की बात बैठने के लिए और करने के लिए मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन उसके बावजूद ये अनपढ़ आदमी बोलने नहीं दे रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अनपढ़ आदमी के साथ डिबेट नहीं कर सकती। धन्यवाद। अज्ञानता मत छलकाए अपनी, ये झूठ मत बोलिए चैनल पे। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ झूठ मत बोलिए। अनपढ़ वो होता है जो झूठ बोलता है, जाहिल वो होता है जो झूठ बोलता है। झूठी बातें मत बोलिए चैनल पे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकार आपकी है, सत्ता में आप है, आप 6 साल से सत्ता में है। यदि शराब में, यदि मैं कह रहा हूँ डेनिस में कोई कांड हुआ तो क्यों आपने पकड़ा? क्यों हरीश साहब ने गलत किया तो क्यों उसको जेल नहीं गए? क्यों आज डेनिस बेच जा रहे? लखपत जी, आपका प्रहार इतना ताबड़तोड़ है, मेरी बात सुनिए। लखपत जी, आपका प्रहार इतना ज्यादा ताबड़तोड़ है कि हनी जी का संपर्क 2 बार कट चुका है। कृपया सवाल अगर कर रहे हैं तो उसका जवाब लीजिए, ठीक है? उसका जवाब भी हमें लेना पड़ेगा, जवाब भी हमें लेना पड़ेगा। मैं भगीरथ जी के पास जाऊंगी, ठीक है? थोड़ा सा माहौल को ठंडा करते हैं, भगीरथ जी के पास मैं जाऊंगी। भगीरथ जी, ये मौतें हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, दुखद हैं। 3 साल में 3 बड़ी घटना, नजीर एक भी नहीं। यही वजह है कि लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, यही वजह है कि कार्रवाई के लिए लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यही वजह है कि बार बार हम अर्थियां उठते हुए देखते हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस दृष्टि से देखते हैं और सरकार के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, ये एक सामाजिक बुराई है और व्यवस्था पे सवाल तो उठता ही है जब इस तरह की घटनाएं होती हैं। और सरकार किसी की हो, समाधान पक्ष और विपक्ष दोनों को ही खोजना चाहिए। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि इस गांव में कौन व्यक्ति कहाँ कोई अवैध ढंग से शराब बना रहा है, तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं अकेले पुलिस या प्रशासन इतना एक एक घर परिवार एक एक व्यक्ति पर नजर रखना संभव नहीं होता। हाँ, पुलिस का और जो आबकारी विभाग का जो महकमा है, ये माना जा सकता है कि कहीं न कहीं उनका जो सूचना तंत्र है वो कमजोर रहा है। क्योंकि आप 2019 फरवरी में जाइए, जब झबरेड़ा में विषैली शराब से करीब 44 लोगों की मौत हुई जी। और सदन चल रहा था। सदन में सरकार का आश्वासन था, उसके अनुसार जो है विधानसभा की एक जांच समिति बनाई गई थी
और उस जांच समिति के क्या निष्कर्ष थे और जो संस्तुतियां की गई थी उसके अनुसार क्या कार्रवाई हुई, अब मेरे संज्ञान में तो नहीं है। संभवतः हनी पाठक इसका जवाब दे पाएंगी। लेकिन उसके बाद फिर सितंबर 2019 में जी। देहरादून में करीब 6 लोगों की मौत हुई शराब से जी। और उसमें जो है कनेक्शन सत्तारूढ़ पार्टी से निकला, मैं नाम नहीं लूंगा। जो भी है, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं और कई लोग किस तरह से करते हैं, मैं इस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ जिन घरों में मातम पसरा हुआ है बिल्कुल, और हमें उनके प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए और इसको राजनीति का मुद्दा बनाने से अधिक अच्छा ये है कि इस तरह के जो काम होते हैं, जो समाज विरोधी हैं, जो जन स्वास्थ्य का से खिलवाड़ करने वाले काम हैं, उस पर आपसी मशवरा और सुझाव दे करके या सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए। लेकिन तो भगीरथ जी मेरा क्वेश्चन इसलिए भी मैं समझती हूँ कि ये विषय आज इसलिए भी लाजमी है क्योंकि आबकारी विभाग किसी और के पास नहीं, मुख्यमंत्री के पास खुद है। सीधे तौर पर सवाल उनसे बन रहा है इस समय पर, और यही वजह है कि शायद बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी दुखती रग हो गया है। निश्चित रूप से देखिए, जो सरकार होती है, जब जो सत्ता में है, सवाल भी उसी से होते हैं। बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि अभी हमारे दोनों ही जो बड़े दल हैं, सत्तारूढ़ पार्टी और कांग्रेस के मित्रगण, और बहस को मोड़ दे रहे थे। लेकिन देखिए, ये एक दुख का विषय भी है। दुख किसी के घर में भी आया हो किसी के चले जाने से, और इस पर जो है मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा राजनीति तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, इस बात के लिए मुखर होना चाहिए कि सिस्टम क्यों कलप्स कर जाता है, क्यों सिस्टम काम नहीं करता। और जब हम दोनों ही सरकारों की या राज्य बनने के बाद सरकारों की जो कार्यशैली रही है भगीरथ जी, मैं उस पर अगर स्टडी करती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी कमी इस बात की रही है कि प्रोजेक्ट्स का या कोई योजना बनाई जाती है, उनका कोई प्लानिंग होती है, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं सही तरीके से हो पाता है। इतने बैकलॉग्स हैं कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो चीजों को। मैं उसी पर आ रहा था। 2019 में भी तमाम आबकारी विभाग के और पुलिस महकमे के अधिकारी कर्मचारी निलंबित हुए थे। बिल्कुल। और आज सब बहाल हैं। तो निलंबन कोई सजा तो होती नहीं है। और ये तो इस तरह का अपराध है जो बड़े व्यवस्थित ढंग से और बड़े गुप्त ढंग से किया जाता है। तो निलंबन अब भी कर दिया गया है। अब देखिएगा थोड़ी देर बाद कुछ दिनों बाद बहाल भी हो जाएंगे। हनी जी हमारे साथ में काफी देर के बाद जुड़ गई हैं। लखपत जी, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगी, हमारे पास 3 मिनट का समय बचा हुआ है और आपके बहुत सारे सवाल थे, मैं चाहती हूँ कि उनका जवाब हनी जी दे दें। हनी जी, आपसे मैं सीधा जो आपके लखपत जी के सवाल थे आप उनका जवाब दे दीजिए सीधे तौर पर। डेनिस पर ही मैं सीधा सवाल पूछना चाहूंगी। देखिए, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, अगर कोई कुरीतियां लंबे समय से चली आ रही हैं, हम सिर्फ ये कह करके पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना कि पिछले के टाइम में था तो इस बार भी हम भी करेंगे या होने दीजिए, ये तो नहीं कहा जा सकता ना। अगर कुरीतियां थी तो उन पर प्रहार होना चाहिए था, उनको खत्म होना चाहिए था। ऐसा मैंने ये कब कहा कि जो चली आ रही है उसको रोक नहीं लगाएंगे, ये शब्द तो मैंने कहा ही नहीं। और जब मैं अपनी बात करने जा रही थी तो ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ना, ये क्या करते हैं, अपने आउट गोइंग को सिर्फ ऑन रखते हैं और इनकमिंग को बंद रखते हैं और इलिटरेसी का परिचय डिबेट में आकर देखते हैं। जरा आप ना और चैनल में पता करिए कि हनी पाठक किस प्रकार की डिबेट करती है। मैं जब इनकी बेबुनियादी बातों को भी सुन रही हूँ तो इनका कर्तव्य बनता है कि सत्ता पक्ष की बात रखने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरी बात को यहाँ पर सुना जाए। एक इलिटरेसी का परिचय ये बार बार ना दे। मुझे पता है ये इलिटरेट है, लेकिन अपना परिचय ये ना दे बार बार मुझे। ठीक है, 1 मिनट का समय है हनी जी, जवाब आप पूरा करें। बहुत हो गया पूजा जवाब का सवाल, अब मैं जवाब दे रही हूँ। ऐसा है, 9 लोगों को तुरंत का तुरंत सस्पेंड किया गया, पुलिस कर्मी 4 निलंबित किए गए। इस प्रकार का तुरंत धामी सरकार प्रहार कर रही है, एक्शन लेने वाली सरकार। बताना चाहूंगी आपको कि भागीरथ जी से मैंने एक सवाल ये पूछवाया था कि अगर विपक्ष को हमारे ऊपर तो यकीन होगा नहीं तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मैं भी बहुत सम्मान करती हूँ, वो इनको आईना दिखा देंगे। डेनिस रावत के नाम से मशहूर थे इनके हरदा जी,
और वो पूरी दुनिया जानती कि किस प्रकार से मैडम, डैमेज दिख रहा है अभी भी। शराब की सप्लाई करवाई थी घर घर में। फिर ये भाई, इलिटरेट तो बोलना बोला शुरू दिख किया। रहा है। इनको बोलिए राम जी रावण को नहीं समझा पाए और कृष्ण जी उन दुर्योधन को नहीं समझा पाए, तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता को तो दुनिया में कोई नहीं समझा पाएगा। इतने ये अभद्र और अशिष्ट व्यवहार करते हैं डिबेट में आके, शायद इनको चैनल कभी देखने को नहीं मिलता है, तब ये इस तरीके के अशिष्ट व्यवहार करते हैं चैनल में आकर। और तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगी, वरिष्ठ पत्रकार जी की बात नहीं सुन पाए, उन्होंने जवाब दे दिया इनको। कितना ये लिटरेसी का परिचय दे रहे हैं, ये बता दिया। हो जाओ, इन्हें बताइए, आकर लेके आए। भगीरथ जी, मुझे लगता है कि आपका जवाब दोनों को शांत कर पाए। 1 मिनट के अंदर अपना जवाब दीजिएगा। कानून ने उनको जी, बरी मैं ये किया कह रहा है, था कि तो ये अगर कानूनी सिस्टम प्रक्रिया कहीं न से कहीं हम संतुष्ट लोग नहीं है, आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं। डेनिस और इस रावत तरह पर की जवाब दे घटनाओं दें एक की बार। जी, डेनिस अभी भी उपलब्ध है। अगर किसी को जरूरत हो तो मैं भी, कोई मित्र है मेरे परिचित, उनके माध्यम से भिजवा सकता हूँ। जी ये ना कहिए कि तब बिकती थी अब नहीं बिक रही है। जी ये कोई सवाल जवाब मैं नहीं समझता हूँ। इस घटना पर ये विषय ज्यादा इसको तूल देने की जरूरत है। हाँ। और रही बात, मैंने ये कहा कि जब 2019 की घटनाओं में 44 लोगों की और 6 लोगों की 50 लोगों की मृत्यु हुई, तो उसके बाद सिस्टम को दुरुस्त करना और जिम्मेदारी जवाबदेही तय करना। लखपत जी, समय नहीं है, मैं माफी चाहूंगी आपसे। निलंबन तब भी हुआ था, अब भी हुआ है। तो थोड़ा सा ये है कि मानव संसाधन को बचाने के लिए कोई दुरुस्त, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनना चाहिए जिससे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बिल्कुल। हनी जी, मैं आपको बता दूं कि लखपत जी यदि हमारे साथ अक्सर डिबेट में जुड़ते रहते हैं। बहुत ही शालीन प्रवक्ता हैं वो, और जब भी वो डिबेट में जुड़ते हैं, डिबेट को दिशा मिलती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अहम राय साझा करने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा। निलंबन का जवाब भी मिला है और एसआईटी के गठन का भी जवाब मिला है, लेकिन सवाल ये कि अगर कदम पुख्ता नहीं होंगे तो तब तक नजीर पेश कैसे होगी। सिर्फ निलंबन और सिर्फ चंद गिरफ्तारियों से तिश्री नहीं की जा सकती। एक घर से जान जब जाती है, एक अर्थी जब उठती है, तो उसके पीछे कई सारे लोग बेसहारा हो जाते हैं। उन बेसहारा लोगों की आहें, उनकी सिसकियां बहुत कुछ तबाह करने की ताकत रखती है। ये बात सरकार को समझनी ही पड़ेगी। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।